नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन एक अहम प्रोग्राम, बहुत ही अहम कानूनी नुक्ते आपके सामने लाना चाहते हैं। देखिए अभी आपको पता है कि जी मियां नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा की जो अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेंडिंग थी, जिसको बकौल इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरिट पे सुना गया, और वो दो एवन फील्ड के हवाले से और अल अजीज़िया केस के हवाले से ये अपील थी मियां नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा की, जिसका फैसला आपके सामने आया है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब की दोनों अपीलें जो हैं वो डिसमिस कर दी गई। लेकिन एक बहुत अहम बात की गई जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं कि वो कहा गया है कि जनाब जब भी मियां नवाज़ शरीफ साहब अदालत में सरेंडर करेंगे या उन्हें लाया जाएगा और वो अदालत में पेश होंगे, वो अपील कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा और कैप्टन सफदर की जो अपील थी उसको कहा गया कि वो कंटिन्यू करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि एवन फील्ड और अल अजीज़िया, आपको ये पता होना चाहिए कि एवन फील्ड पे जो मियां नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा दी गई थी वो 10 साल आपको सज़ा थी, और मरीम नवाज़ साहिबा को जो सज़ा दी गई थी वो तकरीबन 7 साल सज़ा थी। उनमें 80 लाख पाउंड का जुर्माना भी था, यहाँ 20 लाख का था, और कैप्टन सफदर को 1 साल दी गई थी, और अदालत के साथ मुआवनत ना करने के ऊपर 1 साल बढ़ा दी गई थी। इससे पहले मैं आता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके जो है हुक्म जारी किया था पनामा केस पे कि 3 रेफरेंस बनाया जाए, और इसको यहाँ रोक कर मैं आपको ये बताऊं कि अब क्योंकि मियां नवाज़ शरीफ साहब की तो दोनों अपील खारिज हो गई, अब मियां नवाज़ शरीफ साहब जब आएंगे या उन्हें लाया जाएगा, अदालत में आएंगे, तो वो अपील दोबारा करेंगे और अपील चलेगी उनकी मौजूदगी में, और क्या फ़ैसला होता है उस पर क्वेश्चन मार्क अभी अब छोड़ देते हैं, हालांकि हम आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। मरीम नवाज़ साहिबा की अपील जो है वो अब सुनी जाएगी, तो मरीम नवाज़ साहिबा की जब अपील सुनी जाएगी तो क्या हो सकता है और क्या हुआ है, मुख्तसर मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। पहले हम आ जाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 रेफरेंसेस बनाए जाएं पनामा में, और 3 रेफरेंसेस नैब ने बनाया, फ्लैगशिप, आपके एवन फील्ड और अल अजीज़िया। और हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि सेम ऑफेंस में आइन का आर्टिकल ये कहता है 13, क्योंकि ऑफेंस सेम है, तो सेम ऑफेंस पे 3 रेफरेंस, 3 प्रोसिक्यूशन और 3 फैसले नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट को जिसने भी गाइड किया था वो गलत गाइड किया था, और वो आज नहीं तो कल जब ये अपील सुनी जाएगी और अब मरीम नवाज़ साहिबा की अपील सुनी जाएगी तो ये पॉइंट बहुत वैलिड है, आइन का आर्टिकल 13 याद रखिएगा। अब आते हैं आगे कि मरीम नवाज़ साहिबा को केस को अब हम लेते हैं ज़रा सा कि उन पर जो मेन चार्जेस हैं वो क्या हैं और क्या उसके ऊपर जवाब भी हम साथ आपको देते हैं। आइए, मरियम पे इल्ज़ाम है कि जाली दस्तावेजात के ज़रिए असासे छुपाने में मियां नवाज़ शरीफ साहब की मुआवनत की, यानी मियां नवाज़ शरीफ साहब की जो वो असासे थे, जो लंदन फ्लैट्स था, उसके ऊपर इनको सज़ा मिली है कि उस असासे को छुपाने में इन्होंने जाली दस्तावेजात में करके मियां नवाज़ शरीफ साहब की मदद की। ये याद रखिएगा, बड़ा अहम पॉइंट है जो इनकी सज़ा का है। अब उसके ऊपर दूसरी तरफ जाए, जब नैब से ये पूछा गया कि क्या लंदन फ्लैट्स का लिंक साबित हुआ, असासे का साबित हुआ मियां नवाज़ शरीफ पे, तो नैब ने जवाब दिया कि मियां नवाज़ शरीफ साहब पे वो लिंक साबित नहीं हो सका। तो जब मियां नवाज़ शरीफ साहब पे उस असासे, कानूनी बात हम कर रहे हैं, जब मियां नवाज़ शरीफ साहब पे उस असासे का जो असासा जो इल्ज़ाम लगाया गया था, वो असासे का लिंक जब नैब साबित नहीं कर सकी अदालत में, तो उस असासे के ऊपर जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर मियां नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करने पर मरीम नवाज़ साहिबा पे सज़ा कैसे हो सकती है, एक क्वेश्चन। अब आगे आइए, एक तरफ मरीम नवाज़ साहिबा को नवाज़ शरीफ साहब की कफालत में दिखाया गया कि ये कफालत में है, दूसरी तरफ ये बात भी सामने आई कि ये बताइए कि एक ऐसी औरत जो मियां नवाज़ शरीफ साहब की कफालत में है,
وہ اور ان پہ الزام کیا ہے مریم نواز صاحبہ پہ کہ معلوم ذرائع سے زیادہ اثاثے بنائے گئے. دیکھیے ایک بات، تین باتیں یہاں کہ مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف صاحب کی زیر کفالت دکھایا گیا. نمبر 1، مریم نواز صاحبہ پہ جو الزام لگایا گیا وہ یہ ہے کہ مریم نواز نے معلوم ذرائع سے زیادہ اثاثے جو ہیں وہ بنائے ہیں. تو اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ ایک ایسی عورت جو زیر کفالت ہے وہ معلوم ذرائع سے اثاثے کیسے بنا سکتی ہے، جس کا جواب نیب نہیں دے سکی، جس کا جواب جی آئی ٹی نہیں دے سکا ہے. تو یہ دو بڑے امپورٹنٹ ویلڈ پوائنٹ آپ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب آئیے آپ کہ ایون فیلڈ، ظاہر ہے اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. فیصلے میں موجود یہ میں نے آپ کو بتایا اب ہے کہ استغاثہ، دیکھیں ایک بہت ہی اہم بات اس میں ہوئی ہے اور وہ یہ ہوئی ہے کہ استغاثہ یعنی جو پروسیکیوشن ہے وہ ایون فیلڈ میں یہ بات ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ یہ جو فلیٹس ہیں یا یہ جو ان کی جو چیزیں ہیں، یہ اثاثے ہیں، کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے شواہد ثابت کرنے میں ناکام رہا. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے شواہد ثابت کرنے میں استغاثہ میاں نواز شریف صاحب کا ایون فیلڈ میں ناکام رہا. یہ فیصلے میں لکھا گیا ہے اور یہ بھی لکھا گیا ہے اس لیے عدالت نے نیب آرڈیننس کے سیکشن 9A کے تحت یعنی کرپشن سے پیسے سے جائیداد بنانے کے الزام سے میاں نواز شریف صاحب کو پہلے ہی بری کر دیا ہے. ذرا کیس کی امپورٹنس دیکھیے کہ یہاں ایون فیلڈ میں میں نے جس طرح یہ بتایا کہ نیب نے کیونکہ استغاثہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے شواہد ثابت کرنے میں ناکام رہا تو عدالت نے فیصلہ دیا اور نیب آرڈیننس کے 9A کے تحت کہ جی کرپشن کے پیسے سے جائیداد بنانے کے الزام سے میاں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا. مسلسل عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عمران نواز شریف صاحب نے کرپشن کی ہے، پوری دنیا میں شور مچاتے ہیں کرپشن کی ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، پیسہ ہے. یہاں عدالتی فیصلہ موجود ہے جس میں عدالت خود کہہ رہا ہے 9A کے تحت 9 آرڈیننس جب نیب خود مان رہا ہے کہ جناب کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے ثبوت نہیں ہے تو عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دیا میاں نواز شریف صاحب کے، اور یہ فیصلہ موجود ہے ایون فیلڈ کے جو فیصلہ آیا ہے جو میں نے کہا ہے. اچھا ایک اور بات جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایون فیلڈ کا جو فیصلہ آنے سے پہلے 5 دفعہ ٹائم کو مؤخر کیا گیا. پہلا فیصلہ 12:30 بجے آنا تھا، مؤخر ہوا. دوسرا فیصلہ مثلا یہی فیصلہ ٹائم دیا گیا تھا 2:30 بجے آئے گا، چلیں جی 2:30 بجے لوگوں نے انتظار کیا، مؤخر ہوا. میں آپ کو ریکال کرا رہا ہوں. پھر آدھے گھنٹے مزید اس کو مؤخر کر دیا گیا، 3 بجے کر دیا. 3 بجے بھی فیصلہ نہیں آیا. پھر یہ 3:30 بجے فیصلہ کر دیا گیا، 3:30 بجے بھی نہیں آیا. پھر 4 بجے جا کر یہ فیصلہ آیا. 12:30 بجے سے لے کر 4 بجے یہ فیصلہ آیا. یہ مؤخر 5 دفعہ ہوا ہے. کیوں مؤخر ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں. العزیزیہ، اب آتے ہیں العزیزیہ پہ. دیکھیں کیونکہ دونوں کی اپیل خارج ہوئی ہے. العزیزیہ پہ میاں نواز شریف صاحب کو 7 سال کی سزا دی گئی تھی. اور آپ کو یاد بتانا میں بھول گیا کہ ایون فیلڈ میں بھی ان کو 10 سال نااہلی کہ یہ کسی عوامی عہدے پہ نہیں آ سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے تو ان کو تاحیات نااہل کیا تھا، یہاں بھی 10 سال نااہلی دی گئی تھی. اب آئیے العزیزیہ کے حوالے سے. العزیزیہ کیس پہلے ہی عرفان ملک صاحب بتا چکے ہیں کہ جج ارشد ملک صاحب نے دیا تھا. ان کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ دباؤ میں ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جورسپروڈنس یہ کہتا ہے کہ شک کا فائدہ ڈیفنس کو ہوتا ہے، پروسیکیوشن کو نہیں ہوتا ہے. گویا یہ جب بھی کیس چلے گا یہ العزیزیہ کی سزا اٹھا کے جج
डस्टबिन में फेंक देंगे इस शक की बुनियाद पे, ज्यूरिस्प्रूडेंस की बुनियाद पे, कानून और आइन की बुनियाद पे। यहाँ अल अजीज़िया केस का मसला ख़त्म। जब भी अपील मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे, लाए जाएंगे, दाखिल करेंगे, इस फैसले का ये हशर होना ही होना है। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के अहम तरीन कानूनदान कह रहे हैं। और इस स्टेटमेंट को जो इरफान कादिर ने सारी बात बताई, कोई हुकूमत का भी जो लॉयर है आके कानूनी तरीके से उसकी नफ़ी करने को तैयार नहीं है। अब सवाल है कि मरियम नवाज के खिलाफ जो ये केस अब चल रहा है, जो इवनफील्ड का केस चल रहा है, जिसको अब चलाना है, तो इसमें मरियम नवाज साहिबा को क्या एडवांटेज मिलेगी, जो कानून कहता है क्या एडवांटेज, और किस तरीके से मरियम नवाज साहिबा का ये केस भी उड़कर डस्टबिन में चला जाएगा, किस तरह, आइए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये केस पे जो इनके वकील उठाएंगे वो यही उठाएंगे कि आइन का आर्टिकल 13 ये कहता है कि सेम केस, सेम ऑफेंस पे 3 रेफरेंस नहीं बन सकते। तो आपने 3 रेफरेंस बनाया, फ्लैगशिप, अल अजीज़िया और एवनफील्ड, नहीं बन सकता। कानून और आइन ये कह रहा है, आइन का आर्टिकल 13 ये कह रहा है। दूसरा, वो हिस्सा भी शामिल किया जाएगा शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट को भी, और जज अरशद मलिक साहब की भी, कि किस तरीके से दबाव डालकर जो है वो सजाएं दिलाई गई हैं। अब आइए तीसरा पॉइंट, और वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा पब्लिक पोस्ट होल्डर कभी नहीं रही। तो जब पब्लिक पोस्ट होल्डर मरियम नवाज साहिबा कभी नहीं रही, तो वो नैब उनके ऊपर किस तरीके से रेफरेंसेस बना सकता है, और रेफरेंस बना के उनको किस तरीके से सज़ा दे सकता है। नैब के कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है जो उनके वकील रेस करेंगे कि वो कभी पब्लिक पोस्ट होल्डर रही नहीं, इसलिए नैब उनके खिलाफ रेफरेंसेस बनाकर उनको सज़ा नहीं दिला सकता। ये है चौथा पॉइंट जो मैं पहले बता चुका हूँ, और वो पॉइंट क्या है कि जाली दस्तावेजात के जरिए असासे छुपाने में मियां नवाज शरीफ की मुआवनत की गई, लेकिन जिस असासे के बारे में जाली दस्तावेजात पर इनको सज़ा दी जा रही है, वो असासे मियां नवाज शरीफ साहब के लिंक वो साबित नहीं कर सका नैब। गोया वो असासे मियां नवाज शरीफ साहब के हैं, ये जब नैब साबित ही नहीं कर सका, तो फिर जाली दस्तावेजात की मुआवनत कैसे बनती है। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। चौथा एक पॉइंट है कि मियां नवाज शरीफ साहब की कफालत में अगर वो थी, और मियां नवाज शरीफ साहब की कफालत में थी, और दूसरी तरफ मालूम ज़राए से ज़्यादा असासे बनाने पर इनको आपके सज़ा दी गई है, तो एक ऐसी खातून जो कफालत में है वो मालूम ज़राए से असासे कैसे बना सकती है। पहले ही इस पे जो है एवनफील्ड में इनकी सज़ा इन बुनियादों पर मुअत्तल हो चुकी है। तो अब आप ये बताइए, जब ये केस चलेगा और 2 अहम तरीन जजेस ने इन 2 पॉइंट्स के ऊपर उनकी मुअत्तली को, उनकी सज़ा को मुअत्तल किया गया था, और जब तक बरियत नहीं होती है ये मुअत्तल रहेगा केस, और ये केस अपील जब सुनी जाएगी तो क्या ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी। तो गोया ये 5 पॉइंट की बुनियाद पर मरियम नवाज साहिबा बरी होती हैं, जो कानूनी माहिरीन कहते हैं, और उस तरीके से कैप्टन सफदर तो बेचारे वैसे ही बरी हो जाएंगे। और इस फैसले का, जो मरियम नवाज साहिबा का फैसला आएगा, उसका असर ज़रूर मियां नवाज शरीफ साहब के आइंदा आने वाले अपील के फैसले पर होगा। ये थी चंद बातें। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।